हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। स्वागत है आपका। एनसीईआरटी 10th क्लास जो सिविक्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसका चैप्टर 2 आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ख़ास करके सिविक्स के एस्पेक्ट से। और फेडरलिज्म से मतलब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, जब एक देश को चलाने के लिए वहाँ पर शक्तियों को इस तरीके से विभाजन किया जाता है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाता है कि बाकी जो जो भी मैकेनिज़्म है उनको भी मौका मिले उस पावर को इस्तेमाल करने का, और कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशन के माध्यम से राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाया जा सके। यही फेडरलिज्म का मूल क्या है, मूल आइडिया है, या इसे मेन आइडिया भी कह सकते हैं। फेडरलिज्म जो है कनाडा के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में जो है बोरो किया गया है। तो फेडरलिज्म को अभी जो है हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? संघवाद। फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं हिंदी में। लेट अस बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। जो मैंने पिछला चैप्टर आपको, पहला चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें मैंने बेल्जियम और श्रीलंका की जो है आपको वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है किस तरीके से जो है बेल्जियम में डच और फ्रेंच और जर्मन्स के बीच में किस तरीके से एक एडजस्टमेंट बनाया गया था, मैकेनिज़्म एक सेटअप किया गया था जिससे उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। श्रीलंका में किस तरीके से जो है जो बौद्धिस्ट हैं या सिंगली लोग हैं उनको ज़्यादा जो है पावर दी गई, और जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको किस तरीके से सप्रेस किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिली थी। तो अब उनको आप लोग रिकॉल भी कर लीजिए, पॉइंट्स भी उनके बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं कि चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो संविधान में जो मूल बदलाव किए गए थे वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो ज़्यादा, उसके लिए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव जो लिया गया था, यानी कि जो सबसे बड़ी पहल की गई थी, उसमें क्या था कि जो रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी जैसे अपने भारत में आप देखेंगे तो भारत में क्या देखने को मिलता है, भारत में आपको लोकल बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे जिला पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह है, या ग्राम पंचायत से भी आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, ये लोकल गवर्नमेंट्स, अगर इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो है संघर्ष होने की स्थिति कम होती है। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। देखिए रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकारें थीं, बेल्जियम में पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनकी बड़ी भूमिका थी, शक्तियाँ भी थी। बट ऑल दीज पावर्स वेयर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने जो कहीं ना कहीं एक अनार्किल जो है बिहेवियर दिखाया, यानी डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति दिखाई, और इसको वापस ले लिया। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, लेकिन फिर एक बदलाव आया 1993 में, वॉज दैट रीजनल गवर्नमेंट्स वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ इस तरीके के चेंजेस किए गए कि वहाँ की जो रीजनल जो गवर्नमेंट है उनको उनकी शक्तियाँ इस तरीके से दी गई कि दोबारा उनसे जो है जो सेंट्रल, जो केंद्रीय, सेंट्रल से मतलब समझ रहे हैं, केंद्रीय से मतलब होता है, केंद्रीय का मतलब क्या है, जो टॉप पे है, उस वो इनकी शक्तियों को वापस न ले सके, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फिर क्या हुआ, बेल्जियम यहीं पर से यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे दो शब्द आपको देखने हैं, एक है पहला यूनिटरी, ठीक, और दूसरा शब्द है फेडरल। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी का मतलब होता है, देखिए जैसे कि ये यहाँ पर टॉप पे, जैसे जो बेल्जियम का जो पीएम है उसने जो चीज़ कह दी, नीचे जो भी राज्य वगैरह हैं उनको इसकी बात माननी है, यही क्या कहलाएगी, यूनिटरी। इसे हिंदी में बोलते हैं एकात्मक।
ठीक है। इसमें मतलब कि पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। एक ही सत्ता या एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति ही जो ऑर्डर देगा उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन फेडरल में क्या किया जाता है, फेडरल में ऐसा ढांचा नहीं होता है। फेडरल में ढांचा कैसा होता है, फेडरल में ढांचा ऐसे होता है। शक्तियों को क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और उनका सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। लेकिन श्रीलंका में अभी भी क्या है, वही यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। यूनिटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, केंद्र में बैठी हुई जो सत्ता है या जो टॉप पे बैठा हुआ जो पावर है, वही लोग क्या कर रहे हैं, लोकली या रीजनली जो गवर्नमेंट है उसको भी हैंडल कर रहे हैं। उनको जो है शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी कि टॉप पे बैठी हुई जो सत्ता है वही शक्तियों को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। यही चीज़ कहलाती है यूनिटरी सिस्टम, या इसे हिंदी में बोलते हैं एकात्मक प्रणाली। द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। देखिए, नेशनल जो गवर्नमेंट है उसी के पास सारी शक्तियाँ हैं, राज्यों को कोई शक्ति नहीं है। तमिल लीडर्स वांट्स श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। अब तमिल लीडर्स जो हैं वो लोग क्या चाह रहे थे कि अब जो है श्रीलंका जो है एक फेडरल सिस्टम बन जाए, वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य हैं या सूबे हैं उनको भी शक्तियाँ मिलें, उनको कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमी वाली जो फीलिंग है। ऑटोनॉमी से क्या मतलब होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता स्वायत्तता इसका मतलब ये है कि जैसे कोई फैसला लेना है तो उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकता, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन उसको ये शक्तियाँ प्राप्त है कि इस पे वो चाहे तो कानून बना सकता है। फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी ऑफ कंट्री। तो संघवाद का मतलब यही है कि इसमें एक क्या होगी, देखिए जैसे कि ये देखिए, ये क्या होगी, ये एक देश मान लीजिए, हाइपोथेटिकल देश मान लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, टॉप का जो कंट्री, टॉप पे जो अथॉरिटी है यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाकी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी शक्ति दी जाएगी। अब जैसे भारत में देख लीजिए, भारत में क्या है, अगर कोई कानून राज्य से संबंधित है तो उस पर राज्य भी फैसले ले सकता है। यही सेम चीज़ जो है फेडरलिज्म का क्या है, कोर कोर कॉन्सेप्ट है। यूजली ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरेशन में, संघवाद में ज़्यादातर क्या होता है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दो स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे भारत में आप देख लीजिए, भारत में कैसे है, भारत में ये है कि दिल्ली में बैठी हुई एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाकी हर राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बाकी जो राज्य हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको भी एक पैरेलल जो है पावर प्रदान की गई है। वहाँ पे क्या होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। यही क्या रिप्रेजेंटेशन है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, और यही चीज़ क्या कहलाती है, फेडरलिज्म कहलाती है, संघवाद कहलाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक गवर्नमेंट जो सेंटर में होगी, सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, विदेशी देशों से संबंध के मामले में है, डिफेंस है, स्पेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, एक कॉमन यानी कि एक सामान्य जो राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट होता है, या इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट से ये भी समझ सकते हैं कि जो बेनिफिट से मतलब होता है, हित से मतलब होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खास करके कौन सी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो उतने ही जिम्मेदार राजस्थान के लिए भी होंगे जितने की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के लिए होंगे। यही चीज़ को समझना है हमें, ठीक है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। अब देखिए यहाँ प्रोविंसेस और स्टेट के बारे में बात हुई, जैसे कि मैंने आपको इस मैप में मैंने जैसे बताया, ये सब क्या है, ये सब प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, ठीक है, प्रांत होता है। तो स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे
एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और तो प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो अब सारी डिमांड्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हल करेगी, इसलिए एक पैरेलल जो है टू स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, जो अपने पर्टिकुलर राज्य की, अब जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो राज्य के जो मंत्री हैं वो कौन है, आदित्य योगीनाथ जी हैं, और वो क्या करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको निपटाएंगे। उसी तरीके से राजस्थान में कौन है, राजस्थान में गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार राजस्थान की समस्याओं को निपटारा करेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फेडरलिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और दूसरी कौन सी गवर्नमेंट होगी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी। आगे देखते हैं हम लोग। इन दिस सेंस, इस तरीके से फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के कंट्रास्ट कर रही है फेडरेशन। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है कि सर्वप्रमुख और सभी राज्यों को देखने वाला कौन होगा, वो एक होगा प्रधानमंत्री, ठीक है, या राष्ट्रपति। तो वो क्या हो गया कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंस और द लोकल गवर्नमेंट। और यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यूनिटरी सिस्टम में, वो क्या करेगी, राज्य के लिए भी कानून बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कानून बनाएगी और पूरे राष्ट्र के लिए भी वही कानून बनाएगी। बट इन अ फेडरल सिस्टम, लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है यानी कि जो संघात्मक जो प्रणाली होती है, संघात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और दूसरी गवर्नमेंट कौन होगी, दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, जैसे कि पूरे भारत को देखेगी, ठीक, और स्टेट क्या होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को ही देखेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है इस पूरे चैप्टर का, वो है फेडरलिज्म के हमें फीचर देखने। फीचर का मतलब क्या होता है, लक्षण से मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के अब हमको क्या देखने हैं, लक्षण देखने हैं। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फेडरलिज्म की पहली चीज़ याद रखिएगा, उसमें क्या होगा, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। देखिए टू लेवल या मोर लेवल से क्या मतलब है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक, और दूसरी क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। भारत में जैसे कि लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज से मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जिला पंचायत वगैरह, इसको तो तीन स्तर पे भी फेडरलिज्म को देखा जा सकता है। नॉर्मली क्या होगा कि टू लेवल पे तो होना ही है, यही फेडरलिज्म है। अब आगे देखते हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। अलग अलग स्तर पर, टीयर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग स्तर पर, यानी कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री देखेगा, राज्य के स्तर पर चीफ मिनिस्टर देखेगा, लेकिन सेम नागरिक को ही देखना है। चीफ मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश के नागरिक को जो है कानून बना के देगा और केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री भी क्या करेगा कि उत्तर प्रदेश के नागरिक को कानून बना के देगा। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। लेकिन सबकी क्या है, एक जो न्याय का जो एक घेरा होता है उसके अंदर ही आएगा स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि संवैधानिक तौर पे बटा हुआ हिस्सा होगा। कि जैसे स्टेट लिस्ट है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। स्टेट लिस्ट से मतलब समझ रहे हैं, राज्य सूची की मैं बात कर रहा हूँ। राज्य से संबंधित कानूनों पे कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन केंद्र से संबंधित सेंट्रल जो लिस्ट होती है उस पर कौन कानून बनाएगा, उस पर कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और एक और होती है जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, जिसे हिंदी में कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट में नहीं होते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जिनको ज़रूरत के हिसाब से लगता है कि हमें कानून बनाना चाहिए तो वो इस पर
कानून बना लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में पहले से ही तय कर दिया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या केंद्रीय सरकार बनाएगी। चौथा पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of the government. देखिए संविधान को क्या है, संविधान में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मूलभूत, ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो उसमें अगर कुछ क्या है कि अगर चेंज करना है तो वो सिर्फ खाली केंद्र सरकार चेंज उसे नहीं कर सकती। उसमें क्या होगा कि जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसमें राज्यों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो कानून क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर देगा, जुडिशियल रिव्यू कर देगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए तीसरा जो है एक देश को चलाने वाला जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कोर्ट्स है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम है। और ये क्या करेगा, इसे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट को ये भी बताएगा कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ द डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और राज्य और केंद्र के बीच में किसी विषय या किसी कानून को लेके अगर कोई विवाद हो जाता है, जैसे कि वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि कृषि बिल को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत क्या है, तनातनी चल रही है। तो इस पे क्या होता है, इस पे जो है कोर्ट वगैरह जो है क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो उन्हें बताएंगे कि कहाँ पे कौन गलत है, राज्य गलत है कि केंद्र गलत है, ये कानून सही है कि नहीं सही है। तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम कोर्ट्स का है, इंटरप्रिटेट करने का इनका काम है। अगला हम देखते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल इकोनॉमी। देखिए प्रत्येक राज्य और देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, वो पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और वो कैसे आता है, टैक्सेस के माध्यम से आता है। और ये स्पेशली क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है कि किसको कहाँ से और कितना पैसा मिलेगा। तो ये फेडरलिज्म के ये सारे लक्षण थे, ये एकदम आप क्लियरली जो है इनको आप चाहे रट लीजिए, समझ लीजिए, जो कर सकते हैं इससे करिए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। और जो संघात्मक जो राज्य होता है, ये जो फेडरल संघात्मक जो सिस्टम है, ये प्रणाली है, उसमें क्या होगा, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। देश की क्या होती है, एकता को प्रमोट करना होता है, इसमें एकता को जो है प्रचारित करना होता है। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और इसमें क्या होती है, क्षेत्रीय जो विविधता होती है, यानी प्रत्येक राज्य की एक खास क्वालिटी होती है, उसको भी प्रमोट करना होता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में कुछ अलग टाइप का कल्चर होगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की भी कुछ खास संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, उनका कुछ काम करने का अलग तरीका होगा, सोचने का अलग तरीका होगा, उसको भी प्रमोट करने का काम किसका होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यही चीज़ क्या होती है, फेडरल सिस्टम के 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए जगह के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होता है संघात्मक प्रणाली में। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। और ये इतिहास पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके की संघात्मक प्रणाली को बनाया जाएगा या रखा जाएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। 2 अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से संघ या संघात्मक जो प्रणाली होती हुई या फेडरेशन है उसको बनाया जाता है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है कि द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वो अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है। तो ये 50 राज्य क्या हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हुए, आके खड़े हुए। इसीलिए अमेरिका को जो है
यूएसए बोला जाता है। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो राज्य हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं, अपना एक अलग अस्तित्व बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या किया है, यूनाइट किया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया का सिस्टम ये है, इंडिया में कानून बना, संविधान बनाया, संविधान बना और उसमें बोला गया कि इंडिया, इंडिया में क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और इस स्टेट का मतलब ये है कि राज्य अपने से अलग, राज्य अपने से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, ठीक। तो यही चीज़ क्या कहलाती है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट दो टाइप के होते हैं। फेडरेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं, राज्य की अपनी मर्जी है वो साथ में जुड़ें या अलग हो जाएं। और दूसरे टाइप का जो फेडरेशन होता है उसमें ये होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और उसी के तहत जो है पूरे राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और अलग नहीं हो सकते वो। ये इसका कहने का मेन मतलब है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। इंडिया का दरअसल जो फेडरल सिस्टम है ना वो बड़ा यूनिक है, इसलिए ये काफ़ी चर्चे में रहता है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या चीज़ें हैं जो भारत को एक क्या बनाती है, फेडरल कंट्री या संघात्मक राष्ट्र, संघात्मक राष्ट्र का दर्जा दिलाती हैं। किसको, भारत को। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब देखिए हमने जो है पहली जो केस स्टडी पढ़ी थी उसी में देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका को किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को जो है मैनेज करने में दिक्कत हुई। लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, रीजन्स हैं, इनके बेसिस पे क्या हो रहा था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको संविधान, जो संविधान के हिसाब से हम देखेंगे। इंडिया हैड इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। अब जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 में जो है लागू हुआ, लेकिन उससे पहले 200 साल भारत क्या था, गुलाम था, किनका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ब्रिटिशर्स का गुलाम था। उसके बाद जब वो फ्री हुआ तो उसने ये फील किया कि अगर हमको अपने आप को यूनाइट रखना है तो हमें कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी ताकि राज्य एक दूसरे से दूर ना हो पाए। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरली प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रजवाड़े। रजवाड़े से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो राजा नवाब वगैरह होते थे उनकी बात हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा याद रखिएगा फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो क्या है, वो इसके अंदर इनहेरिट है, वो छिपा हुआ है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो भारत का जो संघवाद है वो क्या है, संघवाद का जो सिद्धांत है उस पे ही आधारित है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। अब आप ऊपर या आप किताब अगर देख रहे हैं तो उसमें आप पहले देखिए जो 7 फीचर्स मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म के मेन क्या होते हैं। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो सातों के सातों जो फीचर्स हैं, जो लक्षण है फेडरलिज्म के, वो भारतीय संविधान पे काम करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या होता है भारत में, कैसी व्यवस्था है, भारत में दो लेवल पे, भारत में दो लेवल पे जो है सरकारें होंगी। एक क्या होगी, यूनियन गवर्नमेंट है जिसे कौन लीड करेगा, प्रधानमंत्री लीड करेगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी कहा जाता है, जो क्या होती है, यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। यानी जो भारत के राज्य हैं उनको इंटरनेशनली कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी गवर्नमेंट कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, चीफ मिनिस्टर इसका प्रमुख होगा। चीफ मिनिस्टर क्या होगा, इसका प्रमुख होगा। लेटर A third tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी।
फिर क्या होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इंडिया में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का सिस्टम लाया जाता है 1993 में, 1993 में। तो अब क्या हो गया कि इंडिया में 3 सिस्टम देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लोकल बॉडीज़ के तौर पे जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह देखने को भी मिलेंगी। एज इन एनी फेडरेशन, और किसी भी फेडरेशन में दीज डिफरेंट टीयर्स इंजॉयज सेपरेट जुरिडिक्शन, और तीनों की अलग अलग शक्तियाँ होंगी, उनका अपना कार्यक्षेत्र अलग होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द कंटेन 3 लिस्ट। और प्रत्येक राज्य के पास क्या होगी, अपनी शक्तियों का अलग बंटवारा होगा, जिसे क्या बोला जाएगा, लिस्ट बोला जाएगा। इसे हिंदी में विषय बोला जाता है। ठीक है, विषय बोला जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघ के जो संघ विषय या संघ सूची भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो सारे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य को एक साथ इकट्ठा रखने पे जो महत्व मिलता हो, वो क्या होगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। जैसे इसमें क्या आएगा, डिफेंस, सेना वगैरह है, तो वो किसी राज्य की तो होती नहीं, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा के लिए है, तो ये क्या हो गया, यूनियन लिस्ट में आएगा। फॉरेन अफेयर्स, जब प्रधानमंत्री जो हैं जापान जाते हैं या यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, साउथ अमेरिका में जाते हैं, तो वो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर राज्य को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये भी क्या हुआ, यूनियन लिस्ट का मामला होगा। बैंक्स, अब जैसे कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या कर रहा है, वो पूरे भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कोलैबोरेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, करेंसी का फ्लो बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सेंट्रली जो है ये क्लेम कर रही हैं चीज़ों को, यानी कि इसमें सेंट्रल होने का जो है, सेंट्रिक हो रही हैं, ये केंद्र की चीज़ें हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब देखिए, अब जैसे कि बैंकिंग के लिए जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू हैं, वही जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हैं, वही तमिलनाडु में भी लागू हैं। तो ये सिर्फ यूनियन लिस्ट के माध्यम से हो सकते हैं। एक कानून ऐसा बनेगा जो प्रत्येक 2800 के 28 राज्य में लागू होगा। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के लिए क्या किया जाएगा कि सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे और गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी। अब देख लेते हैं हम स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, राज्य सूची या राज्य के विषय। ठीक है, इस पे कौन कानून बनाएगा, जो चीफ मिनिस्टर है और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, ये कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस। और जो क्षेत्रीय और राज्यवर जो महत्व के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे कानून बन, जैसे पुलिस है। अब क्या होता है कि जैसे यूपी की पुलिस है तो यूपी के अंदर काम करेगी, राजस्थान की पुलिस है राजस्थान के लिए काम करेगी, मध्य प्रदेश की पुलिस है मध्य प्रदेश के लिए काम करेगी। इसीलिए इसको किस में रखा गया है, स्टेट लिस्ट के तहत रखा गया है। ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सिंचाई वगैरह है, तो इन सबको स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स The state governments alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list। अब जब स्टेट लिस्ट के तहत जब कानून बनाना होगा तो सिर्फ उसे राज्य के अंदर जो तैनात जो मंत्रिपरिषद है, चीफ मिनिस्टर है, वही कानून बनाएंगे। तीसरा जो लिस्ट है उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसका मतलब ये है कि इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट। इसके अंदर उन सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा जिसका इस्तेमाल राज्य और केंद्र दोनों करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इस पे दोनों कानून बनाएंगी। ठीक, दोनों कानून बनाएंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए इसमें जैसे है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सारे से संबंधित जो कानून है इस पर राज्य भी अपने सुविधा के अनुसार कानून बना सकता है, और केंद्र जब कानून जब बनाएगा तो वो पूरे राज्यों पर लागू होगा। तो ये आपको 3 लिस्ट मैंने बता दी फेडरलिज्म के क्या हैं, इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट
अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट। अब इन तीनों लिस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे विषय हैं जो नहीं आते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला जाता है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, इसका मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ, इसका मतलब ये है कि वो सारे विषय या वो सारे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत ना आए, वो किस लिस्ट के तहत आएंगे, वो आएंगे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के तौर पे आएंगे। और इस पे कानून कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। देखिए जैसे कि बहुत सारे अभी ग्रे एरियाज़ हैं इंडियन पॉलिटिकल मैकेनिज़्म में या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म में, जिसमें अभी कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जब भी उन पे कानून बनाना होगा, जब भी उन पे कानून बनाना होगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, अभी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, आने वाले टाइम में जब भी इस पे कोई कानून बनाना होगा तो ये कानून कौन बनाएगा, ये कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। We noted above that the most federation that are formed by holding together do not give equal powers to इन constituent। देखिए होल्डिंग टुगेदर वाली जितने भी फेडरेशन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो समान महत्व नहीं देते हैं। दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। तो क्या होगा, जैसे कि भारतीय जो संघ है उसमें क्या प्रत्येक राज्य को क्या है, आइडेंटिकल पावर नहीं है। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो उनको स्पेशल स्टेटस वगैरह भी मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है तो इसका तो ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है। और इसी के साथ एक आर्टिकल 35 ए भी है, उसे भी ख़त्म किया गया है, तभी ये दोनों ख़त्म हो गए हैं। अभी और कुछ राज्य हैं जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या है, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं स्पेशल स्टेटस के तौर पे, तो वो क्या करते हैं, वो अलग उनको छूटें मिलती हैं। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दरअसल क्या है, कुछ ऐसी स्पेशल कम्युनिटीज़ वगैरह रहती हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून उन्हें पसंद आए या उनके लिए वो कारगर हों, उनके लिए कुछ अलग स्पेशल टाइप के कानून बनाने ज़रूरी हैं। इसलिए वहाँ की जो राज्य की जो गवर्नमेंट होगी उनके माध्यम से पहले क्या किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, फिर उसके बाद उस पर कानून बनेगा। आगे देखें हम लोग, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच enjoy वेरी लिटिल पावर। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing these areas like Chandigarh, Lakshadweep और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली are called यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए भारत में एक और एंटिटी आपको देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब होता है केंद्र प्रशासित राज्य, केंद्र प्रशासित राज्य। इसका क्या मतलब है, केंद्र प्रशासित राज्य का मतलब ये है कि ये इतने छोटे हिस्से हैं या ये इतने छोटे राज्य कह सकते हैं जिनको राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। वजह क्या होगी, यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल किए जाते हैं, उन्हीं का यहाँ पे प्रशासन चलता है। जैसे कि दादरा एवं नगर हवेली है, दमन दीव है, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है, ये सारे क्या हैं, इन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में भी जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है और लेह लद्दाख भी इसी में आते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट। इनके अंदर क्या है, राज्य की ताकत नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस स्टेट। और जो केंद्रीय सरकार है यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो मंत्रिमंडल है वही इसको चलाने का काम करती है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पावर शेयर करना क्या है, इसे मूलभूत माना गया है। मूलभूत से मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस तत्व को कभी हटाया नहीं जा सकता है कि सिर्फ खाली जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बोल दिया जाए कि चलो राज्य की जितने भी चीफ मिनिस्टर है उनको ख़त्म किया जाए और सिर्फ खाली पूरे देश में प्रधानमंत्री शासन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और ये पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है भारत में, इसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए बहुत लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत होगी। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट, एनी चेंज इट तो हैज़ अ फर्स्ट पास बाई बोथ द हाउस ऑफ
इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून, खास करके जो इस पावर शेयरिंग जो आइडिया हैं उनको अगर चेंज करना है तो उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, हाफ स्टेट का कंसेंट चाहिए, तब क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली चेंज किए जा सकते हैं। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी तो उसको क्या करेगी, जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया की जो न्यायपालिका प्रणाली है या न्यायपालिका सिस्टम है, वो क्या करेगी, इसको जुडिशियल रिव्यू करेगी। क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। इसे बोलते हैं हिंदी में न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। वो क्या करेगी, कानून को चेक करेगी, वो देखेगी कि इसके कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंडिया का जो फेडरलिज्म यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ अगर जा रहा है तो वो क्या करेगी, वो कानून को क्या कर देगी, कानून को वो जो है नल एंड वॉइड कर देगी। नल एंड वॉइड से मतलब क्या करेगी, कानून को ख़त्म कर देगी, उसे बोल देगी कि ये वेस्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो संघवाद किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या प्रैक्टिस किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। देखिए जो संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं या नियम जिन्हें कह सकते हैं वो क्या है कि ज़रूरी तो हैं लेकिन संघवाद के लिए वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है, उनके बेसिस पे ही रूल वगैरह नहीं किए जा सकते। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। भारत में जो संघवाद सक्सेस हुआ उसके लिए जो है सिर्फ खाली संवैधानिक जो नियम वगैरह हैं, प्रोविजंस हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से ये सक्सेस नहीं हुआ है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो भारत की जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति है उसके माध्यम से ये सक्सेस हुआ है। दिस ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in country. Let us look at some of major ways in which this happened. तो भारत में सक्सेस होने फेडरलिज्म जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे कुछ बेसिक क्या है कारण है, उनको हम देख लेते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य, अब जैसे कि भाषाई राज्य से क्या मतलब है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे डोंगरी, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। राजस्थान में मारवाड़ी वगैरह बोली जाती है, ठीक है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बिहार में बिहारी है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। और इस रीजन में तो लैंग्वेज की भरमार है, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा लैंग्वेज से ही पटा पड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, अब आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, ठीक, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी और केरल में मलयालम बोली जाएगी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट हो। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो भारत में जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला जो अभ्यास किया गया था जिसके माध्यम से ये समझा जाएगा कि राज्य किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, उसको जो है इसी में देखा गया। तो भाषाई आधार पे पहले राज्य तैयार किए गए या शुरुआत की गई। 1947 के मैप को आप जब देखेंगे तब उस टाइम जो है आपको पहले तो ABCD करके एक स्टेट की कैटेगरी थी, फिर बाद में क्या हुआ, फिर फजल अली एक कमेटी है जो 1953 में बनती है, उसने एक रिकमेंडेशन दिया कि भाषाई आधार पर तीन और अलग फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और उसी के आधार पे क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है 1956 में बनी। और उसके बाद जो है 14 स्टेट थे उस टाइम, लेकिन वर्तमान में कितने स्टेट हैं, वर्तमान में लगभग 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, एग्जैक्टली 28 राज्य हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वे चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। अब देखिए कि बहुत सारे राज्य क्या हुआ पहले, जैसे कि गुजरात अस्तित्व में नहीं था, 1960 में ये आया, 1960 में ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 61 में नागालैंड आया, 75 में सिक्किम आया,
और इसी तरीके 87 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा बने। 2000 में जो है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये सारे राज्य बने। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का क्या हुआ, लिंग्विस्टिक और जो थोड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके आधार पर नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। इसी ने भारत में जो है ये सारी चीज़ों को क्या किया, सक्सेस बनाया फेडरलिज्म को। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, फिर क्या हुआ, भारत में ये बोला गया, बहुत सारी डिमांड्स उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसने ये सोचा कि अगर राज्य के भाषा के आधार पर अगर राज्य का निर्माण किया जाएगा तो भारत में हजारों राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। उसके पीछे वजह ये है कि भारत में बोली और भाषा जगह के हिसाब से बहुत तेज़ी से चेंज होती है। अब लैंग्वेज पॉलिसी को देखते हैं। ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ अ लैंग्वेज पॉलिसी। तो जो भारत की जो भाषा है या भाषा की जो नीति है उसको लेके भारतीय संघवाद की भी परीक्षा हुई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो हमारा जो संविधान है वो किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए ऑफिशियल जहाँ पे लग जाए इसका मतलब होता है आधिकारिक। जैसे कोई काम करना है या कोई कानून पास करेंगे तो वो किस में होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी, हिंदी में होगी। ये कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती भारत में कोई भी। ये लोगों को ज़्यादातर क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की वो हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। भारत में सिर्फ 40% वो भाषा बोलने वाले लोगों की सिर्फ मातृभाषा क्या है, वो हिंदी है। देयरफॉर देयर वेयर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इसीलिए और जो अलग भाषाएं हैं उनको क्या है, बचाने के लिए कई सारे कानून प्रोविजंस वगैरह बनाए हैं। भारत में 22 क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको जगह मिली है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, तमिल, आंध्रा की जो तेलुगु है, कन्नड़ है, केरल की मलयालम लैंग्वेज है, इन सब को भी क्या है, इनको मिला हुआ है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. अब देखिए जो भारतीय संविधान के तहत जो है 1965 के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए काम करना बंद कर दिया गया। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो गैर हिंदी भाषी हैं। गैर हिंदी भाषी से मतलब है वहाँ के बोलने वाले जो लोग हैं वो हिंदी नहीं है। तो उसमें क्या कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलुगु है, कर्नाटक है, केरल है और महाराष्ट्र वगैरह हैं, असम है, उड़ीसा, ये सब क्या है, गैर हिंदी भाषी राज्य हैं। यहाँ पे हिंदी का उतना महत्व नहीं है। तो इन लोगों ने क्या डिमांड की कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा जाए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वॉयलेंट फॉर्म। और हिंदी भाषा को लेके तो तमिलनाडु में बवाल हो गया था। वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह हो गया था, जिससे क्या हुआ कि कई लोगों की डेथ वगैरह भी हो गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी ऑफिशियल पर्पस के लिए। इसीलिए भारतीय संविधान और जो प्रशासनिक जो पूरा काम है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा गया ताकि दिक्कत ना हो। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो इंग्लिश बोलने वाले जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या मिल रहा है, उनको फेवर किया जा रहा है। Continues to be official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where people speak a different language. हिंदी को प्रमोट करने के वजह से क्या है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है गैर हिंदी भाषी राज्यों के माध्यम से कि हिंदी के लिए केंद्र सरकार काम करती है इस तरीके से, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसको क्यों नहीं बढ़ाती है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन, इसका मतलब है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल है। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर इन विच वे फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन द प्रैक्टिस।
तो अब राज्य और केंद्र के बीच के संबंध को भी जो है हम लोग संघवाद के दृष्टि से थोड़ा देखते हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time the same party ruled both at the center and in most of the states. अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे राज्य में वो सरकारें नहीं होती हैं जो केंद्र में होती है। अब जैसे कि वर्तमान में केंद्र में बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान में क्या है, एनडीए नहीं है। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन तब भी उन्हें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है। और यही चीज़ क्या कहलाती है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कहलाती है। यानी कि संघवाद का जो उत्साह है या संघवाद की जो मूल आत्मा है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये क्या करता है, प्रमोट करता है फेडरलिज्म को। फिर बीच में क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का भी चर्चा होने लगा। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी सीटें मिली, प्रत्येक जो पार्टी है उसको 90 सीट किसी को मिली, किसी को 40 मिली, किसी को 90 और मिल गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि 130 सीट पे ही कोई गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये जो 40 सीटें हैं, इसने इसको अपना समर्थन दे दिया, कह सकते हैं। जैसे कि सपा ने भाजपा को समर्थन दे दिया, भाजपा की 90 सीटें थीं और सपा की 40 सीटें थीं। तो ये क्या हुआ, 130 हो गई, इनको मेजॉरिटी मिल गई। अब ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इसी को गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। किसकी सरकार बोलते हैं, गठबंधन की सरकार, ठीक। तो आई होप कि आपको कोलिशन गवर्नमेंट भी समझ में आ गया होगा और फेडरलिज्म में इंटर स्टेट रिलेशन को भी आपने समझ लिया होगा। आगे देखें हम लोग। अब ये कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, इनमें जो है आप जैसे कि ये देखिए क्या कर रही हैं, ये इंदिरा मैम है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं, लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये किस तरीके से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे केरल है, बाकी जो राज्य हैं उनको। तो ये क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डोमिनेंस में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये दूसरी जो फ़ोटो है, ये जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, ये एक तरीके की कॉलिशन गवर्नमेंट है। अब देखिए यहाँ पे अलग गवर्नमेंट के अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के, ये अलग पार्टी हैं। ये पूरी एक सत्ता इन्होंने तैयार की जिस पे ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेट होता है कि कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे समझाया गया है पिक्चर्स के माध्यम से, तो आप ये समझ लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से मतलब आप यही समझ लीजिए कि भारत के प्रत्येक राज्य में कोई भी भाषा बोलने वाला थोड़ा सा मेजॉरिटी में होगी, और फिर उसके बाद कुछ अलग भाषा को बोलने वाले होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि राज्यों में भाषा का जो भाषा की जो विविधता होती है, यानी अलग अलग भाषा प्रत्येक राज्य में होती है, इसी को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए कि ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस की लिस्ट दी हुई है। असमीज़ हैं, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कर्नाटक कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब लास्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण, अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि सिर्फ जो केंद्र होता था वो बहुत पावरफुल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टेट को भी शक्तियाँ मिली, और उसके बाद क्या किया गया कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, जिला पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर दी गई।
तो इसकी शक्ति को थोड़ा सा भेजा गया किसको, राज्य के पास, और फिर किसके पास भेजा गया, ये भेजा गया लोकल बॉडीज़ के पास। इसी को क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्या लिए गए, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 1992 में क्या किया गया, थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी जो है जिला पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के तौर पे बनाई गई। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, SC STs के लिए जो है अलग से कमीशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह तैयार किए गए हैं। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, औरतों का जो है 1/3 जो है उनके लिए सीट आरक्षित की गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, यही सारी चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाती हैं। इसका मतलब आप यही समझ लीजिए, केंद्र और राज्य की शक्तियों को और भी निचले स्तर तक जो है विस्तारित किया गया, एक्सपेंशन ऑफ पावर किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पावर को। यही चीज़ कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाती है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा आपको। काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए जो है काफ़ी जो है पोटेंशियल से भरा है चैप्टर रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।